क्लास 11th की बुक अंतरा का चैप्टर 4 गूंगे के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लेखक हैं रांगे राघव। तो पहले रांगे राघव का जीवन परिचय देखते हैं। जन्म सन 1923 में आगरा में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम तिरुमलई नंबाकम वीर राघव आचार्य नाम था। शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की। पुरस्कार इन्हें सन 1961 में राजस्थान साहित्य पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। मृत्यु और सन 1962 में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं कहानी संग्रह राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, एयास मुर्दे, इंसान पैदावा, ये इनकी कहानी संग्रह है। उपन्यास घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टिल्ला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडर, कब तक पुकारूं, ये इनके उपन्यास है। गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया? गूंगे ने संकेत के माध्यम से बताया कि वह मेहनत करके खाता है, किसी से भीख नहीं लेता। उसने संकेतों से बताया है कि उसने हलवाई के यहाँ लड्डू बनाए, कढ़ाई मांजी, नौकरी की, कपड़े धोए। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया कि उसने आज तक किसी के सम्मुख का हाथ नहीं फैलाया है। उसने पेट बजाकर ये भी बताया कि उसने ये सब अपने पेट के लिए किया है। इन संकेतों द्वारा गूंगे ने बताया कि वह स्वाभिमानी है। गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, हाव भाव से, इशारों से, संकेतों से अपनी बात को समझाता है। तो इसी में जो गूंगा है वो अपने स्वाभिमान के बारे में बताता है कि मैंने हलवाई के काम किया है, वहाँ लड्डू बनाए हैं, अपने हाथों से लड्डू बनाने के इशारे करता है। कढ़ाई मांजी है तो जैसे बर्तन साफ करते हैं वो हाथ से इशारा करता है, कपड़े धोने का इशारा करता है और अपने सीने पे हाथ रख के कहता है कि मुझे गर्व है, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मैं स्वाभिमान से जिया हूँ। और पेट बजा के कहता है कि ये जो सारे कार्य किए हैं पेट के लिए किए, क्योंकि पेट में भूख लगती है। तो इन संकेतों ने गूंगे ने यह बता दिया कि वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है, यानी मनुष्य के अंदर कई प्रकार की करुणा की, दुख की जो भावना होती है और वो उनको बता नहीं पाता, तो वो भी गूंगेपन की प्रतिछाया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। संवेदनशीलता के कारण मनुष्य में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, परंतु वर्तमान सामाजिक परिवेश में इसमें काफी कमी आई है। भौतिकतावाद को बढ़ावा देना इसका मुख्य कारण है। आज मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है, उसे दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं रह गया है। संवेदनाएं उसके मन तक की सीमित हो चुकी है, वह उसे व्यवहार में नहीं ला पाता। इसलिए लेखक ने कहा है कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया के रूप में विद्यमान है। यानी जो मनुष्य है उसके मन में संवेदनशीलता के गुण हैं, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम के भाव है, लेकिन जो वर्तमान का सामाजिक वातावरण है उसके कारण वो कई बातों को कह नहीं सकता, उसको अंदर ही दबा के रखता है। वो आत्म केंद्रित होता जा रहा है, दूसरों के दुख से उसको कोई मतलब नहीं कि जो भी हो रहा है वो होने दो। तो अब मनुष्य की जो संवेदनाएं है वो सीमित हो चुकी है, वो उनको व्यवहार में ही नहीं ला पाता। इसलिए लेखक ने ये बात कही है कि गूंगेपन के प्रतिछाया के रूप में जो करुणा है उसके अंदर विद्यमान है। नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दे फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का ये कथन किस संदर्भ में कहा गया है और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है? यानी इसमें यह पूछा है कि नाली का कीड़ा है, उठाकर सिर पर रख दी फिर भी मन नहीं भरा, यानी ये उस गूंगे के लिए कहती है, तो उसके मन में क्या क्या भाव आते हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। गूंगा चमेली के घर छोटे मोटे काम करता था।
एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला गया। चमेली ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। चमेली के पति ने कहा कि भाग गया होगा। वह सोचती रही कि वह सचमुच भाग ही गया है, पर यह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों भाग गया। तब उसने कहा कि गूंगा नारी के कीड़े के समान है, उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा। इससे पता चलता है कि चमेली संवेदनहीन है, उसे दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं है। यानी जो गूंगा है वो हमेशा घर से बाहर जाता था तो कई बार लेट सेट आता, लेकिन उस दिन कई देर तक नहीं आया तो उसका पति कहता है कि वो शायद भाग गया। तो चमेली कहती है कि हाँ भाग गया, रोज तो घर आ जाता है, आज आया नहीं। वो कहती है वो तो नाली का कीड़ा है, उसको जितना अच्छा जीवन दिया लेकिन उसको वो पसंद नहीं आया और तो गंदगी में रहना पसंद करता है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उसके कोई समस्या होगी, किसी मुसीबत में होगा। तो इससे चमेली की संवेदनहीनता झलकती है, यानी दूसरों के दुख से उसको कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि से में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? बसंता है जो चमेली का बेटा है, तो इसमें यह पूछा गया कि अगर वो गूंगा होता तो चमेली उसके प्रति कैसा व्यवहार करती? यदि बसंता गूंगा होता तो चमेली उसके प्रति ममता और सहानुभूति का व्यवहार करती। वह बसंते को दिव्यांग के विद्यालय में पढ़ाती, उसे लोगों की मार खाने के लिए गली में नहीं छोड़ देती, उसे सक्षम बनाती, ऐसे उपाय ढूंढती जिससे उसका बच्चा अन्य बच्चों के साथ घुल मिल कर रहता। लोगों द्वारा उसके बच्चे को दया की दृष्टि से नहीं देखा जाता। अगर बसंता गूंगा होता तो चमेली सारे वो प्रयास करती कि उसका बेटा पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बन जाए, वो स्वाभिमान से जिए, सब बच्चों के साथ वो घुल मिल कर रहे, लेकिन ये व्यवहार उसने गूंगे के साथ नहीं किया। अगला, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। क्यों? गूंगा चमेली को माँ के समान समझता था। जब चमेली के बेटे बसंता ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया तो उससे ये सहा नहीं गया। उसे उम्मीद थी कि चमेली सही का पक्ष लेगी। इसके उलट चमेली ने गूंगे की जगह अपने बेटे का पक्ष लिया, जिससे गूंगे को बुरा लगा। चमेली के इस व्यवहार ने उसे दुखी नहीं किया बल्कि उसकी आंखों में पानी भी भर दिया। उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से दुखी था, साथ ही पक्षपात के प्रति तिरस्कार भी था। यानी जब चोरी तो की थी बसंता ने और उसका इल्जाम लगा था गूंगे पर, गूंगे ने ये कहा कि मैंने चोरी नहीं की है, तो गूंगा सोच रहा था कि चमेली मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है, वो मेरे को माँ की तरह प्यार देती है, तो शायद वो सच्चाई का साथ देगी। लेकिन यहाँ गूंगे की उम्मीद के उल्टा रिजल्ट आता है, वो अपने बेटे का पक्ष लेती है। ये बात सुन करके गूंगे को बहुत बुरा लगता है कि देखो चमेली जानती है फिर भी इसने मेरी भावना को समझा नहीं और झूठा मुझे ही दोषी ठहराया जा रहा है। तो ये चमेली का व्यवहार देख करके उसकी आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि चमेली ने पक्षतापूर्ण व्यवहार किया था और गूंगा उसके पक्षतापूर्ण व्यवहार को आराम से समझ गया था। तो इस व्यवहार से वो बहुत ही दुखी हुआ। अगला क्वेश्चन, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। इस कहानी में गूंगा दया और सहानुभूति के पात्र के रूप में चित्रित हुआ है, परंतु वह दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था। अधिकार अपनत्व से उपजता है। चमेली उस पर दया करके अपने पास रख लेती है, लेकिन गूंगा उसे अपनत्व समझता है। वह चाहता था कि चमेली उसे अधिकार दे जो अपनों को मिलता है, लेकिन जब चमेली बसंता का पक्ष लेती है तो उसकी भावना को चोट पहुंचती है। चमेली के पक्षतापूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की पानी भरी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे जाता है। यानी गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता है। जब चमेली गूंगे को अपने घर पे काम करने के लिए रख लेती है तो गूंगा तो सोचता है कि ये मुझे अधिकार दिलाएगी, लेकिन वो क्या है, उसके ऊपर सहानुभूति दिखाती है, दया का पात्र उसको समझती है। लेकिन गूंगे को इस बात का पता नहीं होता। गूंगा उसे अपने तो समझता है। वह चाहता था कि चमेली उसे अधिकार दे, क्योंकि वो अधिकार चाह रहा था और उसने सोचा कि चमेली मुझे इतना प्यार दे रही है तो शायद वो अधिकार दिलाएगी। लेकिन जब
चोरी का इल्जाम बसंता पे न लगा करके गूंगे पे लगाया जाता है तो उसकी भावना को बहुत ही चोट पहुंचती है और इस पक्षतापूर्ण व्यवहार से गूंगे की आंखों में पानी आ जाता है। अगला क्वेश्चन, गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों? इसमें खुद के भावों को बताना है। गूंगे कहानी पढ़कर मेरे मन में गूंगे के प्रति सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु मेरे अनुसार वह सहानुभूति का नहीं सम्मान का पात्र है। दिव्यांग होते हुए भी वह मेहनत करके खाना चाहता है, ना कि भीख मांगकर। उसके जीवन में जुड़े लोगों का व्यवहार उसे सहानुभूति का पात्र बना देता है। गूंगे की लड़ाई लोगों से नहीं अपितु उस समाज से है जो उसे समानता का अधिकार नहीं देते हैं। इसमें बताया गया है कि जो गूंगा है उसके प्रति सहानुभूति का भाव तो सब रखते हैं, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं दिलाता। वो अपना अधिकार चाहता है क्योंकि वो प्रत्येक काम मेहनत करके करता है। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, भीख नहीं मांगता, वो अपना कार्य खुद करता है। तो वो ये चाहता है कि मुझे भी इस समाज में जीने का अधिकार मिले। गूंगे की लड़ाई लोगों से नहीं अपितु समाज से है। क्यों कि समाज अगर ये चाहे कि जो दिव्यांग है उनको अधिकार मिलना चाहिए, वो सब अधिकार दिलाने की अगर कोशिश करे तो उसको भी अपनी तरह जीने का अधिकार है। तो ये कार्य समाज कर सकता है कि जो दिव्यांग है उनको समानता का अधिकार दिलाया जाए कि वो भी अपनी तरह इंसान है, वो अपना कार्य कर सकते हैं। उनमें कमी ये है कि वो बोल नहीं सकते लेकिन भावनाओं को समझते हैं और उनको अपने इशारों के द्वारा अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, कहानी का शीर्षक गूंगे है जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? यानी कहानी का जो शीर्षक है वह है गूंगे, तो गूंगे तो एक वचन है लेकिन कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। फिर गूंगे क्यों कहा गया है? तो इसको बताना है कि गूंगे किन के लिए आया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक न केवल एक गूंगे का चित्रांकन किया है बल्कि समाज में हो रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचार को देखते हुए चुप रहने वाले लोगों को भी गूंगे की श्रेणी में रखा है। वे पीड़ित के प्रति सहानुभूति तो रखते हैं लेकिन वे कुछ करने के बजाय दर्शक बनकर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए गूंगे शब्द का अर्थ केवल एक विशेष वर्ग से नहीं बल्कि समाज के अत्याचार सहने वाले वर्ग से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि इस कहानी में पात्र तो एक ही गूंगा है लेकिन इसका शीर्षक क्यों दिया? इसका शीर्षक गूंगे इसलिए दिया कि समाज में जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, दिव्यांगों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, उनको लोग देख रहे हैं लेकिन ये कोई नहीं कहता कि इनको अधिकार मिलने चाहिए। वो आंखें होने के बावजूद भी अंधे बने हुए हैं क्योंकि उनको अधिकार दिलाने की कोशिश नहीं करते। तो जो लोग दिव्यांगों की सहायता नहीं करते, देखते हुए भी वो चुप रहते हैं, उन सब के लिए गूंगे शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए गूंगा एक न होकर के जो पूरे समाज के लोग हैं वो सारे गूंगे हैं। अगला क्वेश्चन, यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो क्या गूंगे को दया या सहानुभूति का पात्र बनना पड़ता? यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो गूंगे को वहाँ कई चीजों को सीखने का अवसर मिलता और साथ ही उसके जैसे अनेक दिव्यांगों के साथ रहने और व्यवहारिक जीवन में रचने बसने का मौका मिलता। कामों को सीख कर वह अपना व्यवसाय खोल सकता था जिसमें उसे सरकारी सहायता भी प्राप्त होती है। स्किल इंडिया में क्या है कि जो बच्चा जैसा कार्य कर सकता है उसके अनुसार उनको संसाधन सब उपलब्ध कराए जाते हैं। उस तरह के सारे बच्चे एक जगह होते हैं तो जिसमें रुचि होती है वो वहाँ सीख सकता है। अपने तरह के अनेक बच्चों से वो मिलता है, वो व्यवहारिक जीवन में रचने बसने का मौका भी उनको मिलता है और विभिन्न तरह के कामों को सीख करके वो अपना व्यवसाय भी खोल सकता है। उसमें स्किल डेवलप किया जाता है ताकि उसको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। कोरोना ने सबको डैश डैश जी जान से लड़ रहा हो। ये गूंगे जो कहानी है उसमें से पंक्तियां ली गई है, शुरू की और अंत की ले ली। तो इसमें बताना है कि क्या बात यहाँ लेखक कहना चाहता है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां रांगेय राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली की गली में एक गूंगा बालक आता है। वह गली की औरतों को अपने आप बीती संकेतों के माध्यम से बताता है जिसे देखकर लोगों को करुणा हो आती है।
ये इसका प्रसंग है, यानी पंक्तियां कहाँ से ली गई है, किसके द्वारा लिखी गई है और कौन इसका पात्र, वो सारी बात प्रसंग में बताते हैं। अब इसकी व्याख्या। गूंगा बालक लोगों को अपने विषय में बताने की भरसक कोशिश कर रहा है। वह बहुत प्रयत्न करता है परंतु बोल नहीं पाता। उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। उसके मुख से कठोर तथा कर्ण कटु काय काय की आवाजों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता, जिसे देखकर उपस्थित महिलाएं उसके प्रति दया से भर उठती है। क्योंकि जो गूंगा है वह बोल नहीं पा रहा था, वो अपनी बात को इशारों से बता रहा था और थोड़ी बहुत उसके मुख से जो आवाज निकल रही थी वो काय काय निकल रही, जो कानों को बहुत ही खराब लग रही थी और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं निकल रहा था। तो उसको देख करके वहां पर जो औरतें खड़ी थी उनकी उस गूंगे के प्रति दया भावना प्रकट होती। वह लौटकर चूल्हे पर डैश आदमी गुलाम हो जाता है। ये इस पाठ में से ली गई पंक्तियां हैं, तो ये किस संदर्भ में की गई है ये बताना है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां रांगेय राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस गद्यांश में गूंगे के विषय में सोच रही है। यानी जब अपन व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले उसका प्रसंग देते हैं, यानी लेखक का नाम और उसका शीर्षक और उसमें क्या कहा गया है, वो होता है प्रसंग, ताकि पाठक को या आप परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिख के आते हो तो एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि हाँ भी बच्चों को पता है कि ये पंक्तियां कौन से पाठ से ली गई है, कौन इसके लेखक है या कवि है और क्या इसमें बताया गया है। तो प्रश्न है वो 80% एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। तो ये बातें प्रश्न को हमेशा अच्छे ढंग से लिखना चाहिए। व्याख्या। चमेली खाना बनाने के लिए लौट आती है। वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है। उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। वह सोचती है कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट में भूख के रूप में विद्यमान है। इसी भूख रूपी आग के कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार करता है। यदि ये आग न हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी स्वीकार न करे। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी बन उसे झुका देती है। यानी भूख एक ऐसी चीज है कि उसको आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता और अपनी भूख मिटाने के लिए वो दूसरों की गुलामी भी स्वीकार करता है। अगर आदमी को भूख नहीं लगती तो वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, किसी के आगे नौकरी नहीं करता। तो जब रात को हम खाना खा के सोते हैं पेट भरा हुआ होता है, लेकिन सुबह उठते हैं तो वो खाली मिलता है। तो ये भूख रूपी जो आग है ये मिटाने के लिए ही मनुष्य को गुलामी स्वीकार करनी पड़ती है। क्योंकि इसमें गूंगा है, उसको भूख लगती तभी वो आकर के इसके चमेली के यहाँ काम करना शुरू करता है। और फिर कौन डैश डैश जिंदगी बिताए। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां रांगेय राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। बसंता ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया है। चमेली जब पूछती है तो वह कुछ नहीं कह पाता है। चमेली ऐसे ही चली जाती। व्याख्या। जब गूंगा उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाता है तो वह सोचती है कि ये मेरा अपना नहीं है, अतः मुझे इसके बारे में इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे हमारे साथ रहना है तो उसे हमारे अनुसार रहना पड़ेगा। इस तरह सोचकर चमेली सोचती है कि नहीं तो उसे कुत्तों के समान दूसरा का जूठा खाकर ही जीवन यापन करना पड़ेगा। यानी जब बसंता तो करता है चोरी और उसका इल्जाम लगता है गूंगे पर, तो चमेली उससे पूछ रही है, बात पूछ रही है, लेकिन उसका उत्तर नहीं दे रहा। वो उत्तर दे क्या, उसको तो बातें सुनाई नहीं देती। हाँ, वो उसके हाव भाव जरूर समझ रहा है। तो चमेली कहती है किसके लिए, गूंगे के लिए, कि यदि उसे हमारे साथ रहना है तो जैसे हम रह रहे हैं उसके अनुसार उसको रहना पड़ेगा, और नहीं तो जिस तरह से कुत्ते दूसरों का जूठन खा के जिंदा रहते हैं उसी तरह से इसको भी जूठन खाकर जीवन व्यापन करना पड़ेगा। और ये गूंगे डैश डैश क्योंकि वे असमर्थ हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां रांगेय राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। व्याख्या। जब सड़क के लड़के गूंगे का सिर फोड़ देते हैं और वह खून में लथपथ चमेली की दहलीज पर सिर रखकर कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, उसकी सहायता करने कोई नहीं आता है। तब चमेली सोचती है
कि केवल यही गूंगा नहीं है जो समाज से इस प्रकार की उपेक्षा सहन कर रहा है। इस प्रकार के गूंगे पूरे संसार में विद्यमान हैं, जो अपनी बात कह पाने में असमर्थ है। इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु अपनी लाचारी के कारण वह कह नहीं पाते। यानी जब गूंगे का लोग सिर फोड़ देते हैं तो वह खून से लथपथ होकर के वापिस चमेली की दहलीज, यानी जो अपने घर की चौखट होती है उसको दहलीज बोलते हैं, वहां पर सिर रखकर कुत्ते की तरह जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो भी उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आता। तो चमेली सोचती है कि यही गूंगा नहीं, हमारा जो समाज है वही गूंगा है, क्योंकि वो इसके लिए कुछ नहीं कर रहा। जिन्होंने इसका सिर फोड़ा उसको किसी ने ये नहीं कहा कि इसकी जबान नहीं है, इसको बोली नहीं आती, इसका सिर आपने क्यों फोड़ा। वो अपनी बात को अंदर ही छुपाए हुए रखते हैं, कहने में वो असमर्थ है। इसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु अपने लाचारी के कारण वह कह नहीं पाता। तो इस बात का अगर गांव वाले, समाज वाले सब विरोध करें कि भी इसके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो नहीं होता। लेकिन वो सब जानबूझ करके गूंगे बने हुए हैं, क्योंकि वो बात कह नहीं पाते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय यानी अर्थ स्पष्ट करना है। कैसे यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। चमेली सोचती है कि गूंगे के लिए ये कितना कष्ट से भरा है। ऐसी स्थिति उसके लिए यातना के समान है। यातना यानी कष्ट के समान। वह अपने हृदय में विद्यमान हर बात को बता देना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता। उसके पास आवाज नहीं है, अतः बात उसके हृदय में अंदर ही रह जाती है। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। यानी मंदिर की मूर्ति के सामने अपन मन्नत मांगते हैं, चाहे मूर्ति को चाहे आप गाली निकाल दो, चाहे अच्छे शब्द बोल दो, लेकिन वो बोलती नहीं है, चुपचाप सुनती रहती है। उसी तरह से ये गूंगा भी कुछ बोलता नहीं है। चमेली गूंगे से प्रश्न का उत्तर मांगती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है। चमेली उसकी स्थिति मंदिर में रखे देवता की मूर्ति के समान मानती है। उस मूर्ति के आगे मनुष्य अपने दुख सुख सब कहता है, लेकिन उसे वहां से कभी कोई उत्तर नहीं मिलता है। बस यही स्थिति उसके साथ भी है। गूंगे को कुछ भी कहो वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। धन्यवाद।